नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के बैंकिंग सिस्टम की दिलचस्प कहानी के बारे में। ये एक ऐसा सफर है जो कई सदियों पहले शुरू हुआ और आज दुनिया के मंच पर अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये बैंक होता क्या है? सोचिए, बैंक एक बिचौलिए की तरह है, एक तरह का फाइनेंशियल मैचमेकर। इसका काम बहुत सीधा सा है। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसे उससे मिलाना जिसे पैसे की जरूरत है, मतलब सेवर्स को बोरोवर्स से जोड़ना। और इसी लेन देन के बीच जो ब्याज का फर्क होता है वही बैंक का मुनाफा है। आज के बैंकों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, एक ऐसे दौर में जब भारत में मॉडर्न बैंकिंग का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से विदेशी था। ये साल है 1770। यहीं से सारी कहानी शुरू हुई। कलकत्ता में एक यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म थी, अलेक्जेंडर एंड कंपनी, जिसने बैंक ऑफ हिंदुस्तान की नींव रखी। कह सकते हैं कि ये भारतीय जमीन पर मॉडर्न बैंकिंग की पहली दस्तक थी। फिर जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश पावर बढ़ती गई, उन्होंने अपने मेन एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, जिन्हें प्रेसिडेंसीज कहते थे, जैसे बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, वहां अपने खुद के पावरफुल बैंक बना दिए। इन्हीं प्रेसिडेंसी बैंकों ने असल में भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम की नींव रखी। अब ये स्लाइड काफी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे भारत का सबसे मशहूर बैंक SBI करीब 150 सालों में कितना बदला है। देखिए, सफर 1806 में बैंक ऑफ बंगाल से शुरू हुआ, 1921 में ये इंपीरियल बैंक बना और फिर आज़ादी के बाद 1955 में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया, जिसे हम आज जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंडियन बैंकिंग के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट की तरफ। वो दौर जब सरकार ने बैंकों को अपने कंट्रोल में लेने का फैसला किया। देखिए, 1969 से पहले बैंक ज्यादातर अमीर और शहरी लोगों के लिए ही थे। गांव और आम आदमी की पहुंच से ये बहुत दूर थे। तो सरकार के सामने एक बड़ा सवाल था और यहाँ उस सवाल का जवाब है। ये एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। लक्ष्य था फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब अब पैसा सिर्फ बड़े लोगों तक नहीं बल्कि खेती, छोटे उद्योगों और आम आदमी तक पहुंचेगा, ताकि बैंक देश के विकास में हाथ बटाएं। और हाँ, ये कोई एक झटके में नहीं हुआ। ये एक पूरी लहर थी जो एक दशक से भी ज्यादा समय तक चली। इसका मकसद देश के फाइनेंशियल लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल कर रख देना था। फिर कई दशकों बाद सोच में फिर से एक बड़ा बदलाव आया। अब सरकारी बैंकों की संख्या बढ़ाने की बजाय उन्हें आपस में मिलाकर और ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इसके पीछे का आइडिया बहुत सिंपल था। कई छोटे छोटे सरकारी बैंकों को मिलाकर बड़े और ताकतवर बैंक बनाए जाएं। ऐसे बैंक जिनकी बैलेंस शीट तगड़ी हो, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन दे सके और दुनिया भर के बैंकों से मुकाबला कर सके। तो इतनी लंबी कहानी के बाद आज की तारीख में भारत के बैंकिंग सीन के टाइटन्स कौन हैं? अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी स्टॉक मार्केट के हिसाब से किसी बैंक की कुल कीमत देखें तो टॉप पर असल में प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं। इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स प्राइवेट बैंकों की ग्रोथ और प्रॉफिट को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन साइज का असली अंदाजा तो एसेट से लगता है, यानी बैंक की कुल संपत्ति से। और यहाँ एक जरूरी बात सामने आती है। भारत का सबसे बड़ा बैंक भी दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों जैसे चीन के ICBC बैंक के साइज के मुकाबले एक छोटा सा हिस्सा है। ग्लोबली देखें तो भारतीय स्टेट बैंक अपनी इतनी बड़ी घरेलू मौजूदगी के बावजूद टोटल एसेट्स के मामले में दुनिया में करीब 49वें नंबर पर आता है। ये हमें एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देता है कि हमें अभी और कितना आगे जाना है। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आते हैं, जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, क्या हम एक ऐसा बैंक बना पाएंगे जो दुनिया के टॉप 10 में शामिल हो सके? भारतीय बैंकिंग की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका अगला चैप्टर शायद इसी सवाल का जवाब देगा।